हेलो बच्चों। हम पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा 2022 है उसके बारे में। और हमने जो चैप्टर शुरू किया है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हमने देख लिया है टाइप्स ऑफ आपका नंबर सिस्टम कि कितने प्रकार की संख्या पद्धति होती है। और उसमें हमने पढ़ा है भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, इंटरनेशनल संख्या जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, रोमन नंबर सिस्टम यानी कि रोमन संख्या पद्धति, और आपका बाइनरी संख्या पद्धति। ये 4 प्रकार मैंने बताए थे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ाया है। ठीक है, संख्याओं के बारे में पढ़ा है कि संख्या कितने प्रकार की हो सकती है। ठीक है ना। तो संख्याओं में हमने पढ़ा है जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं यानी कि प्राकृतिक संख्या होती है, और आपके उसके बाद सम संख्याएं, विषम संख्याएं, आपके जो नंबर होते हैं आपके पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, इंटीजर वगैरह। और लास्ट में हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या। ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। तो आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है, पहला लेक्चर नहीं देखा है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जो हमारी संख्या पद्धति है, अभाज्य संख्या से आगे हमें क्या पढ़ना है। तो देखो, जो हमारी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में हमने एक इसी में आता है सह अभाज्य संख्या। जो अगला टाइप है वो क्या है, सह अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में कहा जाता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स। देखो बच्चों, तो इनको पढ़ेंगे हम को प्राइम नंबर्स को। देखिए जरा, तो सहअभाज्य संख्या हमने पढ़ा था कि ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक और अपने आप से। जो संख्या एक से और अपने आप से कट जाती है उसी को बोलते हैं हम प्राइम नंबर यानी कि आपका जो अभाज्य संख्या है कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखो, सहअभाज्य संख्या क्या है, यानी कि सहअभाज्य संख्या जो होगी वो हमेशा जोड़े में होगी, पेयर में होगी। ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे। तो देखिए जरा, तो सहअभाज्य संख्या क्या होगी। यहाँ पे मैं कुछ संख्या लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 2,3, मैंने यहाँ पे लिखा है 14,7, और यहाँ पे मैंने लिखा है 11,13। ठीक है, मैं कुछ आपके पास ये संख्या जोड़े में लिख रहा हूँ। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 13,11। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है 20,15, और यहाँ पे मैंने लिखा है आपका 12,11। देखिए, तो मैंने आपकी नज़रों के सामने यहाँ पे बोर्ड पे कुछ संख्या लिख दी है। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं यानी कि को प्राइम नंबर है, और कौन सी संख्याएं सहअभाज्य संख्या नहीं होती है। तो देखो, इसकी पहचान करने का क्या तरीका है कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जोड़े में होती है, नंबर एक बात। और जो सहअभाज्य संख्या होती है उसके क्या होता है, उसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। आप बोलेंगे कि ये कॉमन फैक्टर क्या होता है, फैक्टर यानी कि गुणनखंड। तो सबसे पहले हम इस गुणनखंड को समझ लेते हैं क्या है, जबकि इस चैप्टर को मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा। गुणनखंड गुणज आपका जो चैप्टर है एक अलग से ही चैप्टर बनता है, लेकिन यहाँ पे इसको समझना है हमें। देखो जरा, तो गुणनखंड समझ लेते हैं। तो कॉमन जो फैक्टर होगा, फैक्टर को ही हिंदी में गुणनखंड कहा जाता है। ठीक है, तो देखो जरा, जो 2 है और 3 है, मैंने क्या किया, इस एक को डिवाइड किया। आप बताइए मुझे कि या जो 2 है ये किस किस से कटता है, यानी किस किस से भाग हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर ये 1 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 बताइए, 3 किस किस से कटेगा, तो आप क्या बताएंगे, ये 1 से कटता है और 3 से कटता है। तो आप क्या देख रहे हो, ये 1 जो दिखाई दे रहा है आपको, यो 2 का भी गुणनखंड है और 1 का भी गुणनखंड है। देखो, जो यो 1 है यो 2 का भी गुणनखंड है, और यो 1 जो है 3 का भी गुणनखंड है। तो ये 2 1 से और 2 से कटता है, तो इसलिए 1 और 2 क्या हो जाएगा, 2 का गुणनखंड हो जाएगा यानी कि फैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे देखिए जरा, ये जो 3 है 1 से कटता है और 3 से कटता है। कटने का मतलब हो गया क्या कि 1 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा और 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कह दें कि जो 1 और 3 है वो 3 का गुणनखंड है यानी कि फैक्टर है। और जो 1 है
ये 2 का भी गुणनखंड है और ये जो 1 है जो 3 का भी गुणनखंड है। इसलिए इस एक को क्या कह देंगे हम, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, देखिए कॉमन फैक्टर को हिंदी में कहा जाता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड, या दूसरा नाम भी होता है कभी कभी इसको सर्वनिष्ठ भी कहा जाता है। तो देखो, सर्वनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ यानी कि हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉमन फैक्टर, और कॉमन शब्द को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ या आपका सर्वनिष्ठ, ठीक है ना। अब देखो जो एक मिला है, तो 2 और 3 के जोड़े में जो कॉमन फैक्टर मिला है वो कितना मिला है, 1। तो 1 आपको मिला है, तो जो ये 1 है, ये 1 इसका कॉमन फैक्टर है। इसलिए ये 2,3 का जो जोड़ा है इसको हम क्या बोल देंगे, सह अभाज्य संख्या, एक दूसरे का क्या बोल देंगे, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि ये हो जाएगा हमारा को प्राइम नंबर, यानी कि ये जो जोड़ा है संख्या का 2,3 का, ये सहभाज्य संख्या है। ऐसे ही हम इसको चेक करते हैं। अगर आप देखेंगे 14 के फैक्टर करेंगे, तो 14 देखो 1 से कटता है, 2 से भी कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 3 से नहीं कटेगा, 4 5 6 7, फिर 7 से कटेगा ये, और उसके बाद 14 से कटेगा, यानी कि 2 से भाग हो जाएगा, 7 से भाग हो जाएगा, 14 से भाग हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार 1,2,7,14 ये सब क्या हो गए, इस 14 के फैक्टर हो गए, 14 के फैक्टर बन गए, यानी कि गुणनखंड बन गए हैं। ऐसे ही इस 7 के फैक्टर बनाइए, तो 7 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, और इसके बाद केवल 7 से डिवाइड होगा। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो 1 भी कॉमन है, 1 जो है 14 का भी फैक्टर है और 7 का भी फैक्टर है, और 1 एक ऐसा नंबर है, जो एक है वो ऐसा नंबर है, वो सभी नंबर के गुणनखंड में आता है, सबका गुणनखंड होता है। और दूसरा फैक्टर देखो 7 यहाँ पे भी दिख रहा है, 7 यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ये 7 जो है क्या है, इसका कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक से ज्यादा गुणनखंड मिल रहे, 1 और 2 एक से ज्यादा गुणनखंड मिल रहे, तो हम क्या कह देंगे कि 7 और 14 का जो जोड़ा है वो सहभाज्य संख्या नहीं है, तो ये नंबर हमारा सहभाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार 11 और 13 को देखें, तो ये तो एक ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ और डाल दीजिए, तो 13,17 ये भी आपका सहभाज्य संख्या हो जाएगी, 11,13 ये भी सहभाज्य संख्या हो जाएगी, 20,15 ये नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, आइए जरा देखो। अगर आप 20 के गुणनखंड बनाएंगे, तो 20 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 10 से, उसके बाद आपका सीधा हो जाएगा कितने, 20 से। देखो, तो 2 से 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। ऐसे ही आप अगर 15 के फैक्टर बनाएंगे, तो 15 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से कट जाएगा आपका, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, उसके बाद सीधा ही 15 से कटेगा। तो कॉमन फैक्टर चुनिए, देखो एक इसमें मिला कॉमन फैक्टर, फिर 5 भी इसमें कॉमन फैक्टर मिला, ठीक है। तो हमें क्या मिला, एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं, एक से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहे हैं, इसलिए इस जोड़े को भी हम क्या कह देंगे कि ये भी सहभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। और 12,11 ये भी सहभाज्य संख्या है। पेपर में आपसे ऐसे ही ऑप्शन दे के पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सी ऐसा जोड़ा है जो सहभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है ना। आपसे इंग्लिश में भी लिख देगा ऐसे ही, फाइंड द को प्राइम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स, ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको, और एक इसमें से नंबर छांटना पड़ेगा कि सहभाज्य संख्या कौन सी है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों ये आपको, ठीक है। तो जब भी सहभाज्य संख्या छांटनी हो, तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। और फैक्टर आपके समझ में आ गया होगा, बाकी इसको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में हम समझेंगे जब आगे आएगा। तो चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद सहभाज्य संख्या के बाद में आता है, एक आती है भाज्य संख्या। अगला नेक्स्ट टाइप क्या आता है आपका, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स।
देखिए, तो जो सहभाज्य की डेफिनेशन है उसके उलट बोल दो। वहां पे हमारे क्या होते हैं, केवल दो फैक्टर होते हैं, यानी कॉमन फैक्टर वन होता है, या अभाज्य की जो परिभाषा है उसके अपोजिट बोल दो कि ऐसे गुणनखंड जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, सॉरी ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। कैसे, देखो जरा, जैसे मैंने कहा कि ये 12 है, मैंने कहा ये 13 है, मैंने कहा ये 14 है, मैंने कहा ये 20 है, मैंने कहा ये 15 है, मैंने कहा ये 30 है। मैंने कहा कि इसमें से बताइए कि अभाज्य संख्या कौन सी है और भाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, ऐसे ही और भी लिख दिया। तो भाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या है, जिसके दो से अधिक गुणनखंड होंगे, मोर देन टू फैक्टर्स, है ना, विच नंबर हैव मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। हिंदी में क्या कहेंगे, ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, आइए जरा समझते हैं। गुणनखंड मैंने आपको समझा दिया है। जैसे 12 है, 12 के आप गुणनखंड बनाएंगे तो एक से कट जाएगा, दो से भाग हो जाएगा, तीन से भाग हो जाएगा, चार से भी, छः से भी, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 सही होगा सीधा। तो ये क्या बन गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 और 3 6, तो 12 के 6 गुणनखंड बन गए, 6 फैक्टर बन गए। इसलिए हम क्या कह देंगे कि जो 12 है उसके दो से ज्यादा गुणनखंड है, और 12 क्या हो गई, भाज्य संख्या। आप इसको देखिए जरा 13 को, तो 13 एक से कट जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा, एक से और फिर 13 से, तो 1 और 13, तो 13 के केवल दो गुणनखंड है। 13 कितने गुणनखंड है यहाँ पे, दो, दो फैक्टर है दो, है ना। तो इसको क्या कह देंगे, ये है हमारी क्या, अभाज्य संख्या। ये क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको क्या कह देंगे आप, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। ये क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर, इसको भाज्य संख्या नहीं कहेंगे। ऐसे ही 14, ठीक है, 14 को डिवाइड करके देखो, एक से कट जाएगा, दो से, 7 से और 14 से, 1 2 3 4, तो जो 14 है, 14 के चार फैक्टर बन गए। कितने फैक्टर बन गए, चार फैक्टर बन गए हैं। तो इसलिए हम क्या कह देंगे, जो ये 14 नंबर है, ये 14 है, इसके मोर देन टू फैक्टर आ रहे हैं, इस वजह से ये जो 14 है ये क्या बन गया, हमारी भाज्य संख्या। क्लियर है, तो भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी, और ये हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है। तो छोटा सा डिफरेंस है, अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है, अभाज्य संख्या बोलते हैं जिसके केवल दो फैक्टर हो, है ना, और भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसके दो फैक्टर से ज्यादा फैक्टर हो, यानी कि दो से ज्यादा गुणनखंड जिस संख्या के होते हैं उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इनको कंपोजिट नंबर। तो ये टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला टाइप क्या है। देखिए, भाज्य संख्या के बाद में हम देखते हैं परिमेय संख्या। अगला टाइप क्या है, परिमेय संख्या है। इसको बोला जाता है इंग्लिश में रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। देखो, परिमेय संख्या क्या होती है, तो यहाँ पे गौर से देखो, इसमें एक शब्द है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो ध्यान से समझ जरा, एक शब्द आता है रेशो, है ना। रेशो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात, यानी कि जो संख्या अनुपात में होती है, ठीक है, यानी कि भिन्न में होती है, सिंपल सी बात है। तो परिभाषा इसकी क्या कहती है कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन संख्याओं को हम P/Q अर्थात भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि सर ये भिन्न क्या होती है, तो भिन्न हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ बातें अभी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, और भिन्न का एक अलग ही पूरा चैप्टर आएगा आपके सामने, ठीक है, और बहुत अच्छे से उसको सीखेंगे समझेंगे हम। चलिए देखो जरा, तो परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q, कैसे बोलेंगे, P/Q, या इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्या शर्त है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। देखो जरा, तो कैसे हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा 2/3, दो और एक लाइन खींच के लिखा 3, कैसे पढ़ेंगे इसको, 2/3, कैसे बोले जाएगा, 2/3, या 2/3, ठीक है ना। और इसको हम, जो रेसो रेसो की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3, ठीक है। ये वाला जो शब्द है रेसो, रेसो को बोलते हैं हम अनुपात। तो इसी से बनता है हमारा क्या, अनुपात। और जो अनुपात होता है इसी को हम बोलते हैं भिन्न, ठीक है, भिन्न। तो ये क्या है, एक प्रकार की भिन्न है,
और भिन्न का चैप्टर हम अलग से ही पढ़ेंगे। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन का एक अलग से चैप्टर आएगा। तो सीधी सी बात है, ऐसी संख्या है जिन्हें भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, इसके अलावा जैसे 4/5, 7/8, ये माइनस की संख्याएं भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे भी हो सकती है 7/8। ठीक है, माइनस प्लस की कैसी भी हो सकती है। और जितनी पूर्ण संख्या है वो भी, जैसे 4, 15, 20। ठीक है, इन संख्या को भी ऐसी माइनस की संख्या है 10, 15। ठीक है, माइनस का 20। तो इस माइनस प्लस की संख्या जितनी है, सारी के सारे इंटीजर जो है हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। क्यों होते हैं? इनको हम एक, इनके बट्टे में एक लिखा जा सकता है, इनके रूप बट्टे में क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। समझ में आया ना? तो इसलिए सारी संख्या क्या होगी, है परिमेय संख्याएं। आइए जरा अब देखते हैं इसका दूसरा टाइप। और दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप यहाँ पे बन जाता है आपका, जैसे ये परिमेय संख्याएं हैं, तो नेक्स्ट टाइप बनेगा आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे जो लेक्चर की जो भाषा रखी है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों है। दोनों बच्चे इसको आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे आप बात समझ में नहीं आई है। ठीक है, उस कमेंट को मैं जवाब, आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा, बता दूंगा आपको। देखिए जरा, तो परिमेय संख्या कैसे, अपरिमेय संख्या क्या बनेगी? तो जो परिभाषा उसकी है, जो डेफिनेशन उसकी है, इसकी डेफिनेशन बस उल्टी कर दो। उल्टी मतलब कि ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। क्लियर है? जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। वे कैसी हो सकती है? देखो, ये संख्या होती है रूट वाली संख्या, जैसे √2, √2, √3, √5। ठीक है, √7। और ये माइनस प्लस की भी हो सकती है, माइनस का। ठीक है, -√5, यानी कि वो, ये इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। और हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल का चैप्टर आएगा, उसको आगे जाके सीखा जाएगा। तो जो ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये वर्गमूल का चिन्ह है। ठीक है ना? तो √2, या इसको पढ़ते हैं √2 या √2, ऐसे इसको पढ़ा जाता है। तो जो ये संख्याएं होती है, इन्हीं को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। और इसी के साथ में एक संख्या आती है पाई। ठीक है, एक संख्या आती है पाई। और कैसे बोलते हैं इसको? पाई। पाई। देखिए, ये संख्या होती है पाई, और जो इसका मान होता है वो होता है 22/7। आप कहेंगे सर ये जब 22/7 है तो इसको परिमेय संख्या में क्यों नहीं डाला गया? ये 22/7 जो है एक आपका लगभग मान है। कैसा मान है ये? लगभग मान, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये। ठीक है, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए ऐसी वैल्यू है कि ये हमारी अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में रखा गया है। इसको समझ में आया ना? तो आपको समझ में आ गया होगा, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं, आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा। चलिए, तो ये था हमारा कैटेगराइजेशन ऑफ नंबर। जितने भी हमारी संख्या हो सकती थी उनको मैंने आपको समझा दिया। और यहीं से आपको एग्जाम में, आपसे यहीं से सवाल बनते पूछे जाते हैं। आपको इन संख्याओं की जानकारी होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या आता है टॉपिक हमारा। देखो, आगे देखो, तो ये हमने टाइप पढ़ लिया है इसमें। अब देखते हैं इसमें हम कि कभी कभी इसमें ऐसा पूछा जाता है उत्तरवर्ती। क्या पूछते हैं? उत्तरवर्ती। एक छोटा सा शब्द है उत्तरवर्ती।
और एक शब्द आएगा इसमें पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती, देखिए जो उत्तरवर्ती होता है इसको बोलते हैं हम सक्सेसर। ठीक है, इसको बोलते हैं सक्सेसर। और जो पूर्ववर्ती होता है इसको बोलते हैं प्रीडिसेसर। ठीक है, प्रीडिसेसर। देखो जरा, जो पूर्ववर्ती होता है उत्तरवर्ती, यहाँ से छोटा सवाल बन जाता है। देखो यहाँ पे इस शब्द का मतलब समझना आप, उत्तर, उत्तर मतलब बाद में, उत्तर मतलब बाद में। और जो पूर्व है, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले। तो उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती क्या है, सक्सेसर और प्रीडिसेसर कैसे निकालते हैं कि संख्या का, कोई आपको संख्या दे देगा, जैसे मैंने कहा कि ये 14 है, तो 14 का सक्सेसर बताओ, यानी कि उत्तरवर्ती, इसके बाद क्या आएगा, तो बाद में कैसे निकालते हैं आप, इसमें एक ऐड कर दो। उत्तरवर्ती कैसे निकाल देंगे, इस 14 में एक ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा, 15। ठीक है, कोई भी नंबर है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 17, 27, 27 में एक ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा, 28। कुछ नहीं है, आगे का नंबर बताना है। ठीक है, आगे का नंबर कैसे पता चलता है, एक जोड़ के पता चलता है। तो कोई भी संख्या दे, कैसी भी संख्या दे आपको, जैसे ये दिया है, ठीक है, मैंने कहा कि इसका उत्तरवर्ती बताइए, इसका सक्सेसर बताइए कि इसका सक्सेसर क्या बनेगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे आप, इसमें एक जोड़ देंगे। 4 5 6 2 में जब आप एक जोड़ देंगे तो 4 5 6 3 बन जाएगा। ठीक है, 4563 क्या बन जाएगा, इस संख्या का उत्तरवर्ती बन जाएगा। तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक पहले की संख्या बतानी है आपको। क्या बताना है, एक पहले की संख्या। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा है 2 4 5, मैंने कहा कि इसका पूर्ववर्ती बताइए। तो इसका पूर्ववर्ती कैसे बताएंगे, आप इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो 2 4 4, तो ये क्या बन जाएगा आपका पूर्ववर्ती। तो छोटी सी बात थी, समझ में आ गया होगा। तो कोई भी नंबर है, अगर मैंने यहाँ पे कोई बड़ा नंबर लिखा है, मैंने कहा कि बताइए इसका पूर्ववर्ती क्या है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से एक कम कर देंगे, यानी कि एक स्टेप पीछे जाना ही पूर्ववर्ती होता है। एक कम कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा। तो बहुत सिंपल है। तो कैसे निकल जाएगा पूर्ववर्ती, आसानी से एक घटा देंगे, एक कदम पीछे चले गए तो पूर्ववर्ती आ जाएगा, एक कदम आगे चले गए तो आपका क्या बन जाएगा, उत्तरवर्ती। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, छोटी सी बात थी, कभी कभी इसको पूछ लिया जाता है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके बाद आता है इसमें स्थानीय मान। स्थानीय मान, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ठीक है, एक स्थानीय मान आता है, एक इसमें आता है मानक मान। मानक मान या वास्तविक मान, ठीक है, इसको बोलते हैं हम फेस वैल्यू। तो ये दो चीज आती है पेपर में, और यहाँ से एक सवाल बन जाता है। स्थानीय मान हम जो है आपका नॉर्मल नंबर का भी देखेंगे, सबका देखेंगे। पिछली क्लास में जो मैंने आपको संख्याओं को लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया है, ठीक है ना, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे लिखा था। और ऐसे ही आपका नेशनल नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों बताए थे, उसकी सहायता से इसको बना सकते हैं। आइए जरा देखते हैं क्या है स्थानीय मान। तो प्लेस वैल्यू स्थानीय मान कैसे होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, कोई नंबर लिखा है, मैंने कहा कि भाई इसका स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान यानी कि किस स्थान पर है वो। तो इसका हिसाब कैसे लगाते हैं, जो भी नंबर आपका लिखा रहेगा, देखो जो भी नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ये नंबर, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो शुरुआत में मैंने लिखा था यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, इसके ऊपर ऐसे लिख देना है। ठीक है,
और इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे इसके ऊपर? तो इंग्लिश वाले क्या करेंगे, जैसे इंग्लिश जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो यहाँ पे लिखते हैं वंस। क्या लिखते हैं? वंस। यहाँ पे लिखते हैं टेंस, यहाँ पे लिखते हैं हंड्रेड्स, ठीक है, हंड्रेड्स, और यहाँ पे लिखते हैं आपका थाउजेंड्स, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, हिंदी में ऐसे लिखते हैं, बस और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो जैसे इसका स्थानीय मान बताना है तो ये इकाई के स्थान पे है, तो मैंने बताया था इकाई होता है 1 का, दाई होता है 10 का, सैकड़ा होता है 100 का, हजार होता है 1000 का, ऐसे ही। तो जो लिस्ट बना के दी थी वहां से उसको याद कर लेना, ठीक है। तो जो भी नंबर दिया है देखो, ये इकाई के स्थान पे है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 क्या बन गया इसका स्थानीय मान। 3 का निकालेंगे तो ये दहाई के स्थान पे है, दहाई होता है 10 का। उस लिस्ट को आप याद करना, पिछली वीडियो मैंने आपको दिया है बना के पूरा का पूरा। तो 3 × 10, ठीक है, दाई होता है 10 का, तो कितना बन गया 30। इसका निकालना है मुझे। तो जो ये सैकड़े वाली संख्या है इसका कैसे निकलेगा? देखो सैकड़ा, सैकड़ा होता है 100 का, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश वाले में क्या बनेगा? ये 100 बनेगा, हंड्रेड्स पोजीशन, ठीक हो गया। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन गया 600। ऐसे इसका स्थानीय मान बताना है तो ये क्या है, हजारवें स्थान पे है, थाउजेंड प्लेस पे है, ठीक है। तो इसके ऊपर 1000 आ रहा है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10,000 आ रहा है तो 10,000 आया तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। लाख आ रहा तो लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें आप थाउजेंड जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 7000। तो ये क्या बन गया, इसके स्थानीय मान बन गए। ऐसे कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, आसानी से बना देंगे। ऐसे ही इस वाले पोर्शन में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये वंस, वंस यानी कि यूनिट, यूनिट का मतलब एक। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 6 आ जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई, 3 है, ये कहाँ पे टेंस, टेंस कितने का होता है 10 यानी कि 10 का। टेंस, 10 को याद कर लेना, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। सिंपल सेम चीज है बिल्कुल। तो क्या हो गई ये। फिर 6, 6 में ये कौन से नंबर पे, हंड्रेड्स, यानी कि हंड्रेड्स, 100 माले 100, 100 से गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 600। ये आ गया हमारा थाउजेंड्स प्लेस पे, तो 1000 यानी कि 1000, तो कितना आ गया 7000 यानी कि 7000। तो इस तरीके से किसी का भी स्थानीय मान आसानी से बता देंगे। एक सवाल यहाँ से बन जाता है, ठीक है ना। स्थानीय मान में कुछ हमारे पास दशमलव की संख्याएं भी आती है, वो भी देखा जाता है। पहले देख लेता हूं मैं कि ये मानक मान और वास्तविक मान क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये समझाना चाह रहा हूं मैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि 7636, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। मैंने कहा कि भाई मानक मान बताइए। तो मानक मान का स्थान, स्थान से कोई लेना देना नहीं है। मानक मान क्या होता है, जितनी वह संख्या है, चाहे वह किसी भी पोजीशन पे है, चाहे वह किसी भी पोजीशन पे है, उसका मान वही रहता है जो का तो। देखो जरा, जैसे ये क्या है हमारे पास, ये वंस पोजीशन पे है, ये टेंस पोजीशन पे है, ये हमारा हंड्रेड्स पोजीशन पे है, और ये हमारा थाउजेंड्स पोजीशन पे है, ठीक है। पोजीशन यानी कि स्थान। तो देखो ये हमारा क्या है, वंस, वंस पोजीशन पे है, तो ये इकाई के स्थान पे इसका मान अगर स्थान के हिसाब से चलता तो 6 आता, लेकिन 6 का मान 6 ही होता है। 6 का जो अपना मान होता है वो कितना होता है, 6 ही होता है। ऐसे ही यहाँ पे 3 है, 3 क्या है, 3 के अगर प्लेस वैल्यू की बात करूँ, मैं स्थान की बात करूँ तो वो 10वें स्थान पे, टेंस पोजीशन पे है। लेकिन हम इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करते, जितनी वह संख्या है जो कि तू उसी को लिख देते हैं, एज इट इज नंबर को लिख दिया जाता है। ऐसे ही ये देखो 6 हमारा हंड्रेड्स पोजीशन पे है, लेकिन 6 एज इट इज लिख दिया जाएगा। 7 हमारा थाउजेंड्स पोजीशन पे है, तो 7 जो का तो लिख दिया जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से आपने सीखा कि जो मानक मान होता है, वास्तविक मान होता है, या किसी संख्या का आपको फेस वैल्यू निकालना है। फेस मतलब चेहरा, फेस मतलब क्या होता है, चेहरा। जैसे संख्या दिख रही है ऐसा ही उसका मान है, समझ में आया। जैसे संख्या दिख रही है ऐसा ही उसका मान होता है। तो ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों में आपका अंतर कर पाएंगे क्या होता है। इसके छोटे छोटे सवाल पेपर में बनते हैं और बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। आइए अब जरा समझ लेते हैं कि स्थानीय मान में एक हमारा आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल में आएगा, दशमलव की संख्याओं का एक चैप्टर आएगा, दशमलव पे आधारित संख्याएं। तो वहां पे स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, अगर वो समझ में आ गया तो वो कई बार वो भी सवाल में आता है पेपर में। तो देखो जरा उसको भी देख लेते हैं।